सो हेलो गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग और कैसी चल रही है आप सारे लोगों की प्रिपरेशन। आई होप सारे लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और जिस तरीके से मैं सारी क्लासेस ले रही हूँ 1 by 1 यूनिट वाइज में सारा सिलेबस करा रही हूँ हमारे एग्जाम के लिए, जो कि हमारा दिसंबर में 2025 में एग्जाम होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर का। साथ ही हमारा यूजीसी नेट का भी एग्जाम होने वाला है। बोथ द टॉपिक आर रिलेवेंट फॉर बोथ द एग्जाम्स। ओके, तो जितना भी हम इसमें सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो आप कहीं अगर एक उसका कैलकुलेशन बिठाओगे पेपर 2 में जो भी आना है, तो वही यूजीसी नेट का पेपर होगा आपका। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस के बारे में हम मेजरली डिस्कस करेंगे। हमने अभी तक जो पढ़ा है वो है यूनिट 1, जिसमें हमने मेजर आइडियोलॉजीज़ के बारे में समझा था, जिसमें हमने आइडियोलॉजी लिबरलिज्म से शुरू की थी, देन कंजर्वेटिज्म, फेमिनिज्म, ये सब हमने एक एक करके सारी आइडियोलॉजीज़ पढ़ी हैं। लास्ट में हमने मल्टीकल्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म की आइडियोलॉजी पढ़ी है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें यूनिट 2 पे जाना है, जो कि है हमारी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, अब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हम पढ़ते हैं मेजरली जो वेस्ट के थिंकर्स हैं, जितने भी वेस्टर्न कंट्री में, खास करके एथेंस से निकल कर आए हैं, ग्रीस से निकल कर आए हैं, और लेटर पीरियड में इस तरीके से जर्मनी से और भी डिफरेंट डिफरेंट नेशन से बहुत ही महान विचारक निकल कर आए हैं, जिन्होंने अपने सेट ऑफ आइडियाज़ दिए हैं किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी स्ट्रक्चर को लेकर। अब थोड़ा हम फिलोसफी के बारे में समझेंगे, आके फिलोसफी का मतलब क्या होता है और फिलोसफी इतना इंपॉर्टेंट सिलेबस क्यों है जो हम पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं। देखो, फिलोसफी में क्या होता है, फिलोसफी का सिंपल मतलब होता है दर्शन। दर्शन का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज़ पे अपने विचार बताते हैं, किसी भी चीज़ पे हम गहरी सोच डालते हैं। अ सेट ऑफ ओपिनियन कुड बी। ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा महान लोग हुए हैं जिन्होंने समाज में ऐसे स्ट्रक्चर देखा है, हज़ारों साल सदियों से देखा हुआ है, तो उनके दिमाग में आया कि ये ऐसे स्ट्रक्चर है, तो ऐसा बना क्यों, बना तो किसने बनाया, और अगर ये स्ट्रक्चर ऐसे फॉलो होगा तो किसको इससे फ़ायदा होगा, ह्यूमन की नीड्स फुलफिल कर पा रहा है ये स्ट्रक्चर, नहीं कर पा रहा। तो जब ऐसी चीज़ों के जब हम बहुत गहन अध्ययन करते हैं, सोचते हैं, तो उसको हम फिलोसफी के अंडर में लेते हैं। ठीक है, आप फिलोसफी के अंडर में ही पढ़ते हो आत्मा क्या है, शरीर क्या है, हम मनुष्य क्या है, हमारे मन एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं, नेचर क्या है, ये सारी चीज़ें हम फिलोसफी में पढ़ते हैं। ये जो फिलोसफी वाला मैं सच बता रही हूँ, ये जो टॉपिक है या फिर ये पूरा सिलेबस है, ये बहुत ही वैसे लोग पढ़ते हैं जो बहुत ज़्यादा स्कॉलर टाइप के इंटेलेक्चुअल हो गए हैं। तो समझ जाओ कि आप ही उसकी कैटेगरी में आने वाले हो। ठीक है, क्योंकि आपका दिमाग एकदम एक्सपेंड होगा, आप तो अलग अलग चीज़ों को सोच पाओगे, समझ पाओगे, आप अपने आइडियाज़ दे पाओगे कि चलो इन्होंने मान लो प्लेटो ने ये आइडिया दिया, तो हम इनके कॉन्टेम्प्रेरी ये आइडिया दे रहे हैं, या हम इनके चैलेंज में ये आइडिया दे रहे हैं, इनके आइडिया में ये लिमिटेशंस हो सकती हैं। तो आपको भी क्या है, आपकी भी ये अंडरस्टैंडिंग ब्रॉड करता है। ठीक है, आपको भी चीज़ें समझ में आती है। और देखो, पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके टॉपिक्स हों, जिसकी कॉन्सेप्ट हो, वो प्रेजेंट डे तक रिलेवेंट हो सकते हैं। ठीक है, आज भी हम सोचते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छा स्ट्रक्चर है, क्या एरिस्टोक्रेसी होना चाहिए, मुनार्की में ऐसी कौन कौन सी कमियाँ थी जिसमें हमने मुनार्की छोड़ दी एक रेवोल्यूशन के थ्रू। क्या रेवोल्यूशन सच में समाज में चेंज ला सकता है, क्या रेवोल्यूशन से सच में किसी का भला हो सकता है। तो जब ये सारी बातें आप सोचते हो, तो ये किसके अंदर आती हैं, ये फिलॉसफी के अंदर आती हैं। ठीक है, तो हम आज से हम जो पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, वो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जिसमें हम वेस्ट के बहुत सारे थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे। एंशिएंट इंडिया से पढ़ेंगे, जब बहुत 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 पुरानी इंडिया के बारे में, एंशिएंट इंडिया कह रही हूँ मैं, एंशिएंट वर्ल्ड में पढ़ेंगे जाके, जब ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, ज़्यादातर मोनार्की को फॉलो करते थे। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बन गया था। मैंने आपको थ्योरीज ऑफ स्टेट पढ़ाई थी, इसमें मोनार्की की थ्योरी बताई थी, डिवाइन राइट्स थ्योरी पढ़ाई थी। तो ये सारी थ्योरी के टाइम में जिस तरीके से स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर में रहने वाले कुछ लोग ऐसे स्कॉलर बन गए, कुछ लोग ऐसे निकल कर आए जिन्होंने क्या किया, उस स्ट्रक्चर को चैलेंज किया, बोला इसमें बहुत ज़्यादा कमियां हैं, राजा ऐसा नहीं होना चाहिए, राजा वैसा होना चाहिए, राजा के ये कर्तव्य होने चाहिए। किसी किसी को डेमोक्रेसी बहुत ख़राब लगी, ठीक है, और किसी को मोनार्की बहुत ख़राब लगी। इस तरीके से हमें कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो हम इसमें सारे जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं उनको 1 by 1 कवर करेंगे, उनकी 1 by 1 आइडियोलॉजी समझेंगे, और किस तरीके से हमारे टॉपिक में, हमारे इस चैप्टर में या फिर हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट है वो भी समझेंगे। ठीक है, तो हमारी जो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो सबसे पहले शुरू होती है प्लेटो से। अब देखो, अगर मैं प्लेटो की बात करूँ तो जो प्लेटो हैं, सिर्फ वही इसमें सबसे एंशिएंट फिलोसफर नहीं है, इनसे पहले इनके एक टीचर और रहे, कौन रहे, सॉक्रेट्स रहे। ठीक है, तो जो सॉक्रेट्स हैं, सुकरातु भी कहते हैं हिंदी में, अगर आप इसका ट्रांसलेशन देखो तो इंग्लिश में सॉक्रेटिस लिखते हैं। ठीक है, तो वो क्या थे, वो बहुत बड़े महान विचारक थे। ठीक है, वो लोग क्या होता था उस टाइम पहले ज़माने में, कि ये लोग क्या होते थे, 4-5 लोग किसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए, ठीक है, और वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा ऐसी गहरी बातें कर रही हैं जो हमारे दिमाग से ऊपर जाती थी। ठीक है, ये लोग वहाँ बैठ के सरकार की बातें क्या करते थे, समाज की बातें क्या करते, मनुष्य के कर्तव्यों की बातें क्या करते थे, ये नेचर क्यों है, ये नेचर से सूरज कहाँ से निकलता है, ये जो सूरज है वो शाम को पहाड़ों के पीछे कहाँ छुप जाता है, क्या इस पृथ्वी का कोई एक केंद्र बिंदु है, या फिर ये पृथ्वी कैसी है। ये सब सोच क्या है इंसान के अंदर ना, उनको मतलब
बहुत बहुत टाइम तक परेशान करती रही कि चीज़ें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, ये राजा बना कैसे, मतलब क्या राजा को सच में भगवान ने भेजा है, क्या ये सच में राजा भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, या फिर ये राजा और ये जो चर्च है, जो धर्म वाले लोग हैं, ये लोग मिले हुए हैं ताकि ये क्या हो, राजा की अथॉरिटी को स्टैब्लिश कर सकें और हम चर्च में रेगुलर जा सकें और चर्च क्या कर सके, जो राजा के जो भी ड्यूटीज़ हैं उनको ये बता सके कि आपकी ड्यूटीज़ में से एक ड्यूटी ये है कि आप चर्च को प्रोटेक्ट करो, आप रिलीजन को प्रोटेक्ट करो। तो इस तरीके की फिलोसफिकल बातें करते थे। और ये लोग इस तरीके से बातें नहीं करते थे कि इनके परमानेंट स्कूल्स होते थे। स्कूल्स ऑफ थॉट का मतलब होता है जब कोई एक पर्टिकुलर एक विचारधारा के बहुत सारे लोग होते हैं जो उसी मुद्दे पर सोचे, उसे कहते हैं स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे जो सोक्रेटिस हमें देखने को मिलते हैं वो ऐसे थे, तो वो जो जगह जगह जाया करते थे, भटका करते थे। ठीक है, उन्हें कोई स्कॉलर मिल जाया करते थे, कोई इंटेलेक्चुअल मिल जाया करते थे, तो उनके पास बैठा करते थे, फिर उनसे डिबेट किया करते थे। इनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई थी एथेंस ग्रीक्स में कि लोग इनके पास आया करते थे, अपने सारे सवालों को लेकर आया करते, फिर ये लोगों से क्वेश्चन किया करते थे, फिर लोग उनके ओरली ने आंसर थे, डायलॉग फॉर्म में आंसर हुआ करते थे। ये पूछ रहे हैं कि आप बताओ न्याय का मतलब क्या है आपके मन में। ठीक है, तो उनके साथ के जितने भी हैं, चाहे प्लेटो बैठे हों, चाहे यहाँ पे बहुत सारे थिंकर्स, मैं नाम बताऊंगी उनके, वो सारे इनके स्टूडेंट्स रहे, वो इनको बताते हैं कि अच्छा मेरा मतलब ये है। फिर लास्ट में ये अपने विचार बताते थे, जो इनके विचार सबसे ज़्यादा हटके हुआ करते थे, सबसे यूनिक हुआ करते थे, वही स्टूडेंट इनके बहुत ज़्यादा फेमस हो जाया करते थे कि हाँ हमारे टीचर ने ये बताया, वो सिखाया। और उनके टीचर्स ने जो सिखाया या बताया, ये कभी कभी क्या करते हैं तो उस चीज़ को नोट क्या करते हैं। तो अगर हम सोक्रेटिस की बात करें वेस्टर्न फिलॉसफी में, तो उनका हमें कोई लिटरेरी सोर्स नहीं मिलता है, रिटन रिकॉर्ड नहीं मिलता है, उन्होंने कोई बुक नहीं लिखी, उन्होंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन उनके जो सबसे बेस्ट स्टूडेंट निकल कर आए उनका नाम था प्लेटो। उन्होंने क्या लिया, बहुत सारी किताब लिखी, चाहे उसमें द रिपब्लिक हो, स्टेट्समैन हो, द लॉ हो, बहुत सारी उन्होंने, फ्यूडो हो, जॉर्जियस हो, बहुत सारी कुछ 12-13 किताबें लिखी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं कि इन किताबों में उन्होंने वही सब चीज़ें लिखी जो सोक्रेटिस से इन्होंने सीखी थी। ठीक है, साथ में उन्होंने अपने भी विचार लिखे हैं, लेकिन बहुत सारी किताबों में उन्होंने वो सब कुछ लिखा है जो उन्होंने क्या किया था, अपने टीचर से सीखा हुआ था। ठीक है, तो प्लेटो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया। तो यहाँ से हम प्लेटो आज शुरू करने वाले, तो आप थोड़े से अटेंटिव हो जाओ, क्योंकि देखो प्लेटो से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इनके बहुत 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 इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, तो आपको वो समझने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, सबसे पहले हम इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेंगे, प्लेटो का क्या कहता है। तो प्लेटो का जो जन्म होता है वो 427 से 347 BCE में होता है। ठीक है, ये इतने पुराने हैं। ठीक है, ये ग्रीक फिलोसोफर है। ठीक है, डिसिपल ऑफ सोक्रेटिस है और टीचर ऑफ अरिस्टोटल है। अब देखो यहाँ पे आपको वन बाय वन पूरे सीक्वेंस में ना 3 महान लोग मिलेंगे, 3 महान फिलोसोफर और विचारक जिन्हें हम कहते हैं वो मिलेंगे। सबसे पहले मिलेंगे हमें सोक्रेटिस मिलेंगे, उनके जो शिष्य हैं, उनके जो स्टूडेंट है वो प्लेटो हैं, प्लेटो के शिष्य हैं वो हैं अरिस्टोटल। तो ये तीनों का कॉन्ट्रीब्यूशन वेस्टर्न फिलोसफी में इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है। हम इन तीनों के कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, इनको अलग अलग पढ़ते हैं और इनकी अलग अलग आइडियोलॉजीज़ को हम बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझ में आया ये कौन थे, ये ग्रीक के बहुत बड़े फिलोसोफर थे, महान दार्शनिक थे, एंड द फादर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। और इनको फादर भी कहा जाता है किसका, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी का। क्यों, क्योंकि ये पहले फिलोसफर है जिन्होंने अपने रिटन रिकॉर्ड्स दिए। ठीक है, जिन्होंने कोडिफाइड बुक्स लिखी, अपने लॉज लिखे। इनके बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो इनके पास आया करते थे, डिबेट्स किया करते थे, इनसे पूछा करते थे कि मैं इस टॉपिक को लेकर बहुत परेशान हूँ, आप बताओ आपका क्या कहना है इस टॉपिक पे, मेरे ये विचार हैं, क्या मेरे विचार सही हैं या फिर आपके विचार इस पर क्या कहते हैं। तो इस तरीके की डिबेट होती रहती थी। देखो अगर आप एंशंट की बात करोगे तो हमारे भारत में भी इस तरीके की बहुत सारी आपको डिबेट देखने को मिलेंगी। अगर आपको थोड़ी सी भी हिस्ट्री की नॉलेज है तो ऋग्वेद और लेटर वैदिक पीरियड आपने पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता था, जो बड़े बड़े महान राजा होते थे, या मगध किंगडम के हो गए, चाहे वो हर एक डायनेस्टी के हो गए, कहीं के भी हो गए, वो अपने उसमें राज्य में क्या करते थे, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया करते, जो कि पार्टिकुलरली ब्राह्मण ग्रुप के होते थे। ठीक है, ब्राह्मण्स हुआ करते थे, उन स्कॉलर्स को बुलाते थे, फिर उनके सामने डिबेट्स क्या करते थे। टेलीविज़न नहीं था, कैमरा नहीं था, कोई एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं था, तो ये लोग क्या करते, ये फिलोसफिकल बातें करते थे। अगर मैं सच बताऊँ, हम लोगों के हाथ से फ़ोन लैपटॉप छीन ले जाए ना, तो हम सब फिलोसफर बन जाएंगे, हम सब सोचने लगेंगे अच्छा ये होता है वो होता है। और ये पूरी दुनिया है वो ना किताबों से और अपने अपने डायरीज से पता नहीं भर जाएगी, लोड हो जाएगी, ये समझ लो, अगर हम लोगों से टेक्नोलॉजी बिल्कुल दूर हो गई। क्योंकि हमारे पास अब सोचने के लिए इतना कुछ है, हमारे पास कहने के लिए इतना कुछ है, बताने के लिए इतना कुछ है, तो हम क्या करें, हमें पेन और डायरी पकड़ा दी जाए तो हमें लगता है हम अपने जीवन में, पूरे जीवन में 3,000 4,000 किताबें तो हम लिख जाएंगे आराम से। कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से लिख जाएंगे अगर हमारे पास, क्योंकि खाना पीना खाओगे उसके बाद आपके पास क्या काम, क्या बचेगा। ठीक है, उसके बाद कोई काम नहीं, फिर आप क्या करोगे, पढ़ना शुरू करोगे, लिखना शुरू करोगे, अपने विचार व्यक्त करोगे। ठीक है, इससे पूरा मार्केट भर जाएगा बुक से।
आई होप ऐसा हो सकता। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी का फादर कहते हैं, क्योंकि ना सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीज़ें दी थी। सोक्रेटिस के हमें ऐसे कोई काम नहीं देखने को मिलता है, उनकी कोई बुक नहीं देखने को मिलती, इसलिए हम उनको फादर का दर्जा नहीं देते हैं। लेकिन सोक्रेटिस स्टिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की जो आइडियोलॉजीज थी, उनके जो सोच थे, वही सोच उनके शिष्यों में थी, जो उनके स्टूडेंट्स थे, जिसमें से हम प्लेटो की बात कर ही रहे हैं। एंड ही फाउंडेड द अकेडमी इन द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। और उन्होंने क्या किया, द अकेडमी, देखो इंस्टीट्यूशन का नाम है, इंस्टीट्यूशन का मतलब इनके स्कूल का नाम समझ लो। ठीक है, तो उन्होंने 387 BC में द अकेडमी नाम का एक इंस्टीट्यूट खोला था, जो कि पहला इंस्टीट्यूट था हायर लर्निंग का। हायर लर्निंग का मतलब होता है जब आप बहुत उच्च शिक्षा लेते हो। ठीक है, आपकी प्राइमरी लर्निंग क्या होती है, ये एक दूसरी तीसरी चौथी यही होती है प्राइमरी लर्निंग। उसके बाद सेकेंडरी में आ जाते हो, देन हायर लर्निंग में आते हो आप। तो हायर लर्निंग का सबसे बड़ा जो सेंटर था उनका, वो कौन सा था, प्लेटो का अकेडमी। तो आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए, क्वेश्चन में आ जाता है कि जो प्लेटो का इंस्टीट्यूशन था हायर लर्निंग का, उसका नाम क्या था, तो क्या नाम था उसका, द अकेडमी। ठीक है, साथ में हम प्लेटो के वर्क देखेंगे। हमें प्लेटो के बारे में इतना सब कुछ कहाँ से पता लगता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें प्लेटो के बारे में बताती हैं। तो उसमें द रिपब्लिक इनकी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, द लॉज इनकी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, द स्टेट्समैन। ये तीनों ही किताब इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों किताबों में उन्होंने अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट दिए हैं, और कुछ कॉन्सेप्ट इतने मनोरंजन है, इतने बढ़िया है कि आपको सुन के भी मज़े आएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दी गई हैं, तो अच्छे से पढ़ना, ढंग से समझना सारी चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा और देखेंगे, और इसमें मैथड एंड फिलॉसफी के बारे में समझेंगे। देन एथेंस इन 5th और 4th सेंचुरी BC, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फिलोफेंसियन वॉर। ठीक है, देखो क्या होता है कि हम एथेंस की बात करें, तो जो एथेंस में क्या होता है, 5th और 4th सेंचुरी BC में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, मारधाड़ हो रही होती है, वॉर हो रहे होते हैं, फिलोपनेशियन वॉर हो रहे होते हैं। वहाँ पे क्या है, लोग मार रहे होते हैं एक दूसरे को, राजा मर रहे होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हॉलीवुड मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, एंशियंट मूवी के बहुत ज़्यादा फ़ैन हो मतलब उसमें, तो कहीं ना कहीं आपको हिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड बहुत सारी आपको क्या दिखाई जाती है, मूवीज़ दिखाई जाती हैं, जिसमें राजा एक बहुत बड़ी आर्मी को लेकर कहीं जा रहा है, लड़ रहा है वहाँ पे। तो इस तरीके के वॉर हमें हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा देखने को मिले हुए हैं। तो इस तरह की इंस्टेबिलिटी के कारण वहाँ क्या, इनके देश में पूरे में जो ग्रीस था उसमें बहुत ज़्यादा क्या थी, अस्थिरता थी, मतलब कि चीज़ें ठीक से नहीं चल रही थी, राजा अपना काम सही से नहीं कर रहा था। उस टाइम क्या था कि डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलती है। देखो डेमोक्रेसी की अगर हम प्रेजेंट डे फॉर्म देखें तो वो थोड़ी सी अलग है, लेकिन जो एथेंस में हम कहते हैं सबसे एंशियंट डेमोक्रेसी चलती थी, वो थोड़ी अलग टाइप की थी। कैसे थी, वहाँ वोटिंग राइट्स थे, लेकिन ठीक है, और वहाँ पे क्या होता था, प्लेबिसाइट होता था, जिसको हम वोटिंग कहते हैं। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर मुद्दे पे कोई भी बात रखनी है या फिर जाननी है, करनी है, या फिर कोई नया कानून लाना है, तो वहाँ के सारे लोग मिलकर डिसाइड करते थे। अब वहाँ के सारे लोग मिलकर डिसाइड करते थे, इसका मतलब ये है कि जो स्लेव्स होते थे, स्लेव्स को हिंदी में क्या कहते हैं, गुलाम, जो वहाँ के स्लेव्स होते थे और विमेंस होते थे, उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता था कि वो वोट नहीं करेंगे। साथ में सिर्फ वही लोग वोट करते थे जो टैक्स भरते थे और वेल्दी पीपल थे। ठीक है, तो इस तरीके की डेमोक्रेसी हमें प्लेटो के टाइम में देखने को मिलती है। अब प्लेटो डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा अपोज करते हैं, लेकिन वो क्यों करते हैं, तो इसका आप एक कारण समझिए। क्योंकि जब इस तरीके की डेमोक्रेसी कहीं इस्टेब्लिश होती है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं लेकिन वेल्दी पीपल को ही राइट्स हैं, विमेंस को राइट्स नहीं है, स्लेव्स को राइट नहीं है, तो वो डेमोक्रेसी कहाँ कहलाई। ठीक है, और वेल्दी पीपल होंगे वो क्या होंगे, वो अरिस्टोक्रेट हो जाएंगे, वो डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी, वो अरिस्टोक्रेसी कहलाएगी। तो इसीलिए आगे चल के जो प्लेटो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं इस तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, और फिर बाद में एक मोनार्क की वो कहते हैं कि एक फिलोसफर किंग होना चाहिए, ऐसा राजा होना चाहिए जिसको हर तरीके की समझ हो, जिसको कभी किसी की मंत्री शंत्री की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, और जिससे प्रजा से अपने ओपिनियन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। वो अपने आइडियाज़ में, अपने थॉट में, अपने डिसीजंस में इतना स्ट्रांग होना चाहिए। तो इस तरीके की बातें ये कहते हैं। ठीक है, एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ सॉक्रेटिस शेप प्लेटो डिस्ट्रेस ऑफ डेमोक्रेसी। देखो जो उनके टीचर थे ना सॉक्रेटिस, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जहर पी लिया था। अब देखो उन्होंने जहर कैसे पी लिया था, क्योंकि सॉक्रेटिस थी ना, वो ना वहाँ के राजा के दरबार में गए हुए थे, फिर वहाँ पे उनके राजा के साथ उनकी बहस हो गई थी काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर। तो उन्होंने बोला था राजा से कि, उन्होंने कोई क्वेश्चन किया राजा से कि मतलब आप बताओ इसके बारे में आप क्या कहते हो। तो उन्होंने ना डायरेक्ट डेमोक्रेसी को ही ख़राब बता दिया और उन सारी चीज़ों को ख़राब बता दिया। तो वहाँ के राजा ने पता है क्या किया, इनके बारे में ये गलत फहमी फैला दी पूरे राज्य में कि ये धर्म के खिलाफ हैं, ये उस भगवान के खिलाफ हैं, ये हमें भड़काने आए हैं, ये शैतान का रूप है। तो इस तरीके की बातें की, जबकि बहुत महान व्यक्ति थे। जिस तरीके से आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप चाणक्य की आपको थोड़ी बहुत कहानी पता होगी, अगर चाणक्य और धनानंद की, तो किस तरीके से धनानंद एक बहुत ही
ही अहंकारी राजा था, उसने चाणक्य को सबके सामने बेइज्जत किया, ललकारा, और चाणक्य ने सबके सामने भरे दरबार में ये धमकी दी थी कि जिस तरीके से तुझे अपने सिंहासन का बहुत ज़्यादा गुमार है और तू इसने बहुत ज़्यादा मतलब वो करता है, एरोगेंट है तू, इतना इंग्लिश में तो नहीं बोला होगा, जो लालची है, इतना धूर्त कमीना है, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुझे इस सिंहासन से उखाड़ फेंकूंगा। तो इसी तरीके के जो चैलेंजेस थे वो सॉक्रेटिस थे, ठीक है। सॉक्रेटिस भी बहुत ज़्यादा अच्छे विचारक थे, उनका भी मानना था कि जो राजा कर रहा है उसको आंख बंद करके नहीं बोलना चाहिए, राजा जो न्याय कर रहा है समाज में वो भी गलत है, राजा को इस तरीके से न्याय नहीं करनी चाहिए, और राजा को अगर अपनी जनता की राय ही लेनी पड़ रही है किसी मुद्दे पर तो किस तरीके का राजा है। इस तरीके के जब उन्होंने सवाल किए तो राजा भी खिसे आ गया भाई बहुत ज़्यादा कि कैसे बोल सकते हैं, कैसे नहीं बोल सकते। जो वहाँ की काउंसिल थी पूरी, फिर उन सारे लोगों ने इनके खिलाफ बहुत गंदा नैरेटिव फैलाया कि ये मतलब रिलीजन के खिलाफ हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। फिर लास्ट में चल के सारे लोगों की सहसम्मति से ये जो सॉक्रेटिस थे उन्होंने क्या कर लिया, जहर पी लिया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कोई चैलेंज किया था ना जिसमें सॉक्रेटिस को इन्होंने सबने झूठा साबित कर दिया और उनको बाद में जहर पीना पड़ गया, ठीक है। इस तरीके की इनकी कहानी हमें देखने को मिलती है। तो ये जो उनके अंदर एक कहते हैं ना, जब आपके टीचर को मतलब कोई मार दे तो आपके अंदर क्या खून उबल उठता है, मतलब कैसे ऐसे किया, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट डे देखोगे तो टीचर और स्टूडेंट का इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहा है, लेकिन एंशिएंट टाइम में स्टूडेंट टीचर के लिए अपनी जान भी दे देते। आपने एकलव्य की कहानी पढ़ी होगी तो उन्होंने अपना अंगूठा काट के दे दिया था। उसी तरीके से ये गुरु दक्षिणा में कुछ भी मांगते थे और उनका बहुत सम्मान होता था टीचर्स का। तो इसीलिए इनकी जब मौत का कारण ये समझते थे कि जो डेमोक्रेसी है, जो लोगों का शासन है, जिसको ये भीड़ तंत्र कहते थे, कि वो बहुत ही बुरा है, कभी वो सही न्याय नहीं कर सकता, और सही न्याय नहीं कर सकता इसीलिए उन्होंने इनके महान गुरु को मार दिया। तो इसलिए और इनका खून खौल गया था बहुत ज़्यादा, और इसी से ये डेमोक्रेसी के बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गए थे। एंड इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय पाइथागोरस, मैथमेटिशियन एंड द हार्मनी। देखो ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे किस किस से, पाइथागोरस से, ठीक है। आप पाइथागोरस की थ्योरम पढ़ते हो मैथ्स में, ठीक है, तो वो पाइथागोरस में बहुत बड़े फिलोसफर थे, ठीक है। पाइथागोरस उनसे इंस्पायर थे, एंड द हेराक्लिट्स, ये हेराक्लिट्स से भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, जिन्होंने चेंज एंड परमानेंस के बारे में डिफरेंस बताया था, मतलब क्या चीज़ चेंज है हमारे उसमें सोसाइटी में या फिर हमारे पूरे लाइफ में, और कौन कौन सी चीज़ ऐसी परमानेंट है, उन सब की इनका डिस्कशन अलग है। लेकिन हम यहाँ पे प्लेटो को ही सेंटर में रखते हुए उनकी बातों को पढ़ेंगे। बस आप ये समझ लीजिए कि इनके ऊपर किस किस का इन्फ्लुएंस था, पाइथागोरस का और हेराक्लिट्स का इनके ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। अब इनकी मेथड्स एंड मैथोलॉजी की बात करेंगे तो इसमें डायलेक्टिकल मेथड हमें देखने को मिलता है। डायलेक्टिकल मेथड का मतलब होता है, हम जैसे दो लोग बैठे हुए हैं आमने सामने, तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, चलो आप बताओ आपके नज़र में कौन सी सरकार अच्छी है, तो आप बताओगे ये सरकार अच्छी है। फिर आप मुझसे कहोगे अच्छा आपने बताओ आपके दिमाग में ये सरकार अच्छी नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ये क्या होगा, हम दोनों के बीच में एक डायलॉग हो रहा है, ठीक है, एक डायलॉग हो रहा है, हम बोल रहे हैं, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हो। तो डायलॉग की फॉर्मेट में आपने कोई बुक पढ़ी है जिसमें लिखा होता है सीता, फिर उसका डायलॉग लिखा होता है, फिर नीचे राम लिखा होता है, फिर उसका डायलॉग लिखा होता है, फिर नीचे गीता लिखा होता है, फिर उसका डायलॉग। तो ये डायलॉग फॉर्मेट होता है। तो इन्होंने जो भी फिलॉसफी दी है, इनके मेथड किस तरीके से ये पूरे डायलेक्टिक फॉर्म में थे, ठीक है। डिबेट्स भी इसी तरीके से होती थी। एंड टॉक अबाउट द आइडियलिज्म, ट्रू रियलिटी, ऑल द वर्ल्ड्स ऑफ आइडियाज़ फॉर्म्स। और देखो इन्होंने ना आइडियलिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। जो हमारे प्लेटो हमें देखने को मिलते हैं वो आइडियलिज्म को सबसे ज़्यादा सेंटर में और कोर आइडियाज़ को मानते थे। तो आइडियलिज्म का मतलब है जब सारी बातें आप आदर्शवादी करते हो। मैं अगर आपसे कह दूं कि आप पार्क में खेल रहे हो, ठीक है, और आपको एक कहीं से एक सेब डला मिल गया, ठीक है, और आपके सामने एक बच्चा आ गया, वो भी भूखा है, आप भी भूखे बहुत ज़्यादा, तो आपका आदर्श ये कहता है कि आप वो सेब खुद ना खा के उस बच्चे को पकड़ा दो, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत ज़्यादा आइडियाज़ को ये क्या करते हैं, आइडियलिज्म को बहुत ज़्यादा फोकस पे रखते हैं। इनका मानना है कि मनुष्य को हमेशा मतलब हमेशा नहीं, हमें मतलब सेक्रीफाइस करना चाहिए, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छी थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए। तो यही कहते हैं, यही रियलिटी, दिस इज़ द ट्रू रियलिटी। और इनका मानना है वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। जो आइडियाज़ होते हैं, जो विचार होते हैं, उनकी भी अलग अलग फॉर्म होती हैं, वो किस तरीके से होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड ही एक्नॉलेज द नॉलेज रिकलेक्शन ऑफ इटर्नल ट्रुथ और द थ्योरी ऑफ रिमिनिसेंस। तो इनका मानना है जो ज्ञान होता है, ज्ञान का मतलब होता है जो हमारे पास सत्य की परख हो जाए। जब आप किसी चीज़ को बहुत 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 ऊंचाई तक जान लेते हो तो आपके लिए मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो हैं वो बहुत ही छोटी लगने लगती हैं, बहुत ही निचले स्तर की लगने लगती हैं। तो कहते हैं वही ज्ञान है। जिस तरीके से गौतम बुद्ध को बोध का ज्ञान हुआ, जैसे महावीर को कैवल्य का ज्ञान हुआ, जिसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया को छोड़ दिया, सारे सुख संसाधन छोड़ दिए। तो उनका मानना है कि जो ज्ञान है वो इतना इटर्नल ट्रुथ है, उसके बाद हमारे आगे पीछे कुछ चीज़ नहीं रहती है, ठीक है। और वो ज्ञान जानने के लिए हमें बहुत कुछ तपस्या करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो हम देखेंगे इन जो ये फिलोसोफर है इनका टास्क क्या है, टू नो द गुड एंड द गाइड सोसाइटी। इनका ये मानना है कि जितनी भी समाज है, सोसाइटी हमारी, उसके भले के लिए क्या है और उसको हम किस तरीके से गाइड कर सकते हैं। टू वॉक ऑन अ डेजर्ट
पाथ, ठीक है। उनका मानना है कि किस तरीके से हम इसको गाइड करें या फिर समाज किस डायरेक्शन में चले जिससे क्या हो, सारे लोग हंसी खुशी से रहें, सारे लोग अच्छे से रहें और सारे लोग अपना काम करें, ठीक है। अगर आपको मैं अगर यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन बताऊँ, मैं आपको खाली पेन पेपर पकड़ा दूँ, ठीक है, और आप लोगों से बोलूँ कि आप अपने अपने मन से ना ऐसे एक चीज़ें सोच के लाओ तुम्हारे हिसाब से कि समाज कैसा होना चाहिए। आप प्रेजेंट डे देख रहे हो कि लोग, गरीब लोग इधर रह रहे हैं या फिर अमीर वैसे रह रहे हैं, तो आप कभी कभी देखते हो अमीर लोग हैं जो गरीब लोगों को परेशान करते रहते हैं, गरीब है वो बेचारे कभी कभी अपनी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हमेशा दबते रहते हैं। तो मैं अगर आपसे बोलूँ कि कोई चीज़ स्ट्रक्चर करो, कोई चीज़ ऐसी डिज़ाइन करो जिसमें आपके हिसाब से सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन हो, तो आप क्या करोगे, अपनी तरीके से अपनी सोच से सारी चीज़ें एकदम बेस्ट टू बेस्ट डालोगे उसमें, ठीक है। तो यही ये चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कौन, प्लेटो। प्लेटो एक ऐसे समाज का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें सारी चीज़ें अच्छी हैं, जिसमें कोई भी कमी नहीं है, कैसी भी कमी नहीं है। तो उनकी पूरी फिलॉसफी इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, एक बेहतर और बेहतरीन समाज की परिकल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारा समाज ऐसा हो, हमारा समाज वैसा हो, हमारे समाज के लोग ऐसे हों, राजा ऐसा हो, राजा ऐसे काम करें, तो वो सब बातें कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था थ्योरी ऑफ आइडियाज़ ऑफ द फॉर्म्स। तो देखो इनका मानना है कि जो हमारे आइडियाज़ होते हैं, जो हमारे विचार होते हैं, वो इटर्नल होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, अनचेंजिंग होते हैं और परफेक्ट होते हैं। जो आइडिया हमारे दिमाग में आता है वो परफेक्ट आइडिया होता है और ऐसे ही आइडिया को हमें हमेशा मानना चाहिए। जब आप बहुत सारी चीज़ों को ज्ञान ले लेते हो, सोच लेते हो उन चीज़ों के बारे में, उनके सही गलत के बारे में, तो आपके पास जो लास्ट में जो सबसे आइडिया रहता है, सबसे मतलब आप उनको, आपने अगर थीसिस एंटी थीसिस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा जो थीसिस हम कोई देते हैं उसका जो गलत खराब पार्ट हो जाता है तो उसका जो एंटी थीसिस बन जाता है और देन हमें क्या मिल जाता है, एक फिर से थीसिस मिल जाता है। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, इसको हम आगे समझेंगे अपने जब मॉडर्न फिलोसफर्स को समझेंगे यहाँ पर आकर एंशिएंट इंडिया में, तब हम उस चीज़ को देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा समझना है कि आइडियाज़ के बारे में प्लेटो ने क्या कहा है। तो आइडियाज़ उन्होंने माना है कि जितने भी विचार हैं वो कैसे होते हैं, हमारे परफेक्ट होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं और अनचेंजिंग होते हैं। ऐसे विचार जो अनचेंजिंग हो, आप कहीं भी किसी भी सेटिंग्स में जाओ, कहीं कहीं पे जाओ, आपकी सोच ना बदले, आप उसी तरीके से रहो। मान लो कि आप यहाँ पे खड़े खड़े मेरे सामने कह रहे हो कि मोनार्की बहुत गलत फॉर्म है और वहीं आपके सामने मोनार्क आ गया और आप कहने लगो नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा था, मैंने तो ये कहा था कि मोनार्की बहुत अच्छी है। तो ये गलत है, ये चीज़ें बिल्कुल भी गलत है, ऐसे नहीं होने चाहिए। आइडियाज़ हमेशा इतने क्लियर रहने चाहिए कि आइडियाज़ हमेशा अनचेंजेबल होने चाहिए, चाहे किसी भी के सामने हो, किसी के लिए भी हो, और आइडिया हमेशा परफेक्ट आइडिया होना चाहिए। अगर कोई उसके लिमिटेशंस बता रहा है आपको, तो आपके पास उसको डिफेंड करने के लिए भी पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। इस तरीके की बात करते हैं ये। एंड सेंसिबल वर्ल्ड इज़ द कॉपी ऑफ आइडियाज़। तो ये मतलब पूरे आइडियाज़ के इर्द गिर्द बातें करते हैं कि जो हमारा सेंसिबल वर्ल्ड है वो क्या है, वो कॉपी है आइडिया का। मतलब सारे लोगों ने एक दूसरे से क्या किया, सारे विचारों ने एक दूसरे के आइडियाज़ को कॉपी किया हुआ है, ठीक है। तो ये इसको एग्जांपल के थ्रू कैसे समझाते हैं हम वो समझेंगे। पार्टिकुलर ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट इज़ द इम्परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल इटसेल्फ। उनका मानना है कि कोई चीज़ है, ठीक है, कोई मान लो कोई चीज़ ऐसे आपके सामने रखी हुई है, वो आपको ब्यूटीफुल लग रही है, वो बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है, लेकिन वो एक क्या है, वो इम्परफेक्ट रिफ्लेक्शन है ब्यूटी का खुद से। मतलब जो आपकी आंखों को दिख रहा है वो भ्रम है आपका, उसकी सुंदरता उसके अंदर छुपी हुई है। सिंपल सा बता दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा आपको जार्गन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इंसान की जो सुंदरता होती है वो उसके मन में होती है, ना कि उसके शरीर में, ठीक है। समझ में आ गया? सबसे बेस्ट यही था समझाने का, ठीक है। यही मानना है उनका कि जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वो हमारी आंखों का धोखा है। जो चेहरे खूबसूरत लगते हैं जरूरी नहीं है कि उनका दिल भी खूबसूरत हो, ठीक है। तो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। एंड द जस्ट एक्ट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ जस्टिस इटसेल्फ। और जस्ट एक्ट का मतलब होता है आप जब कोई काम सही तरीके से करते हो तो वो क्या है, जस्टिस का रिफ्लेक्शन होता है। मतलब आपने कोई काम सही तरीके से किया है तो मतलब वो न्यायपूर्ण किया है। तो ये भी बात कौन कहते हैं, ये प्लेटो कहते हैं। एंड द अल्टीमेट आइडिया द गुड। और जो उनका मानना है जो अल्टीमेट आइडिया होता है, जो सबसे परफेक्ट आइडिया होता है, जो सबसे एंड में निकल कर आता है, वो हमेशा कैसा होता है, गुड होता है, हमेशा अच्छा होता है। जिस तरीके से सूरज अच्छा होता है, ठीक है। सूरज, इनका मानना है इन्होंने सूरज से उनकी उसकी मतलब क्या कर दी है, कल्पना कर दी है, लाइक द सन इल्यूमिनेट्स एवरीथिंग। मतलब जो सन है, जो सूरज है, वो क्या करता है, वो उसके अंदर सारी चीज़ें, क्यों, क्योंकि वो एक परफेक्शन की एज पर पहुंच गया है, ठीक है। जब आप बहुत सारी, मान लो आपने किताबें पढ़ी हैं, पढ़ के आप जब एक अल्टीमेट आइडिया पे पहुंच जाते हो, अल्टीमेट ट्रुथ पे पहुंच जाते हो, तब आप कहते हो ये आइडिया क्या है, ये गुड आइडिया है और इस आइडिया को कोई हिलाने वाला नहीं है, ये यूनिवर्सल आइडिया है, ये अनचेंजेबल आइडिया है। तो इस तरीके की बात कौन करते हैं, प्लेटो करते हैं, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ आइडियाज़ भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है।
नेक्स्ट हम जो इम्पोर्टेंट देखने वाले हैं वो है थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड द ट्रिपार्टाइट सोल एंड स्टेट। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया तो वो हम देख लेंगे, कोई बात नहीं है। तो देखो थ्योरी ऑफ जस्टिस, उन्होंने न्याय का बहुत अच्छा सिद्धांत दिया है, किसने? प्लेटो ने। अब देखो जब आप फिलोसोफर हो तो आप बातें किसकी करोगे? इन्हीं सारे सामाजिक मुद्दों की बातें करोगे। न्याय क्या है, जाति क्या है, रंग क्या है, सुंदरता क्या है, गुण क्या है, ये जब बातें होती है ना, इसी तरीके की फिलोसफी, यही फिलोसफी कहलाती है। ठीक है, तो जब प्लेटो से पूछा जाता है कि आप बताइए आपकी नज़रों में जस्टिस क्या है, न्याय किसे कहते हैं, तो जो ये प्लेटो हैं वो कहते हैं कि जस्टिस का मतलब होता है ईच इंडिविजुअल एंड क्लास डूइंग इट्स प्रॉपर रोल। इनका मानना है कि जो भी व्यक्ति है और जिस भी क्लास से वो बिलोंग करता है, उस क्लास में वो जो भी काम करता है, वो काम क्या कर रहा हो, पूरे प्रॉपर तरीके से कर रहा हो, उसको ही जस्टिस कहते हैं। अब देखो कैसे, इनका मानना है अगर एक सोसाइटी में ब्लैक स्मिथ रह रहा है, कारपेंटर रह रहा है, गोल्ड स्मिथ रह रहा है और एक बच्चर रह रहा है, ठीक है, ये 4 प्रोफेशन वाले ले लिए, तो जो बच्चर कम्युनिटी के लोग हैं वो कभी भी कारपेंट्री को ना अपनाएं, जो कारपेंट्री करने वाले लोग हैं वो कभी ब्लैक स्मिथ के प्रोफेशन में ना आए। तो इनका मानना है जितने भी ग्रुप है वो अपने अपने काम करें और अपने ही काम में परफेक्शन लाएं, और यही जस्टिस है। क्योंकि अगर आप ब्लैक स्मिथ को पकड़ा दोगे कारपेंटर करने का काम, कारपेंट्री का काम, तो जो कारपेंटर वर्क के लोग हैं उनको क्या होगा, उनके साथ इनजस्टिस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनका काम अगर कोई और ले लेगा तो उनका काम, उनके पास रोजी रोटी कहाँ से आएगी, उनके पास वेल्थ कहाँ से आएगी, मनी कहाँ से आएगा, तो फिर से क्या होगा, इनजस्टिस हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको अगर इंडिया में देखने को मिला हो, तो आप अगर इंडिया में बहुत ज़्यादा एंशिएंट इंडिया को पढ़ते हो तो वर्ण सिस्टम के बारे में पढ़ते हो, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के काम बटे हुए थे। ठीक है, तो बाद में ये सब चीज़ें क्या थी, ये सब प्रोफेशन के बेसिस पे था, लेकिन बाद में ये बर्थ के बेसिस पे हो गया कि कोई जिस भी उसमें जन्म लेगा वो उसी तरीके का वही प्रोफेशन करेगा। ठीक है, ये चीज़ हमें देखने को मिलती है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन अगर हम वेस्टर्न फिलोसफी के बारे में बात करें तो इनमें जाति भेद तो होती नहीं थी। ठीक है, तो इनमें इन्होंने क्या बताया, इन्होंने सिंपल सा ये बताया कि जितने भी लोग हैं, जिनके काम है, वो अपने अपने काम करें, अपने काम में परफेक्शन लाएं, लेकिन कोई किसी का दूसरे का काम ना पकड़े। क्योंकि अगर आप दूसरे का काम पकड़ लोगे तो जो इंसान उस काम में पहले से ही है उसके साथ अन्याय होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी कमाई का जरिया ले लिया है, अब उसके साथ न्याय कौन करेगा। तो इनका ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से रखना है कि जो प्लेटो हैं उनके लिए न्याय का क्या सिद्धांत है, जस्टिस का क्या मतलब है। तो स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, ईच इंडिविजुअल एंड क्लास डूइंग इट्स प्रॉपर रोल। ठीक है, एंड जस्टिस इज द इंडिविजुअल, जस्टिस इज एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो इसमें बैलेंस ऑफ रीजन, स्पिरिट एंड एपेटाइट। अब देखो ये रीजन, स्पिरिट और एपेटाइट को क्या बताया इन्होंने, देखो इनका मानना है कि हर इंसान के अंदर क्या होती है, आत्मा होती है, और उस आत्मा में कुछ खूबियाँ होती हैं, और कुछ खूबी ऐसी होती है जो डोमिनेंट फॉर्म में होती है। डोमिनेंट का मतलब होता है कुछ खूबियाँ ज़्यादा हो सकती हैं। अब देखो अगर मैं आपका एग्जांपल उठाऊँ तो आप देखो, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप में हो सकता है आप सारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझ लेते हो, आप मैथ्स को समझ लेते हो, आप बॉटनी को, फिजिक्स को, सबको समझ लेते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप पॉलिटिकल साइंस को बहुत बहुत अच्छे से समझते हो। ठीक है, आपने मास्टर्स की हुई है, आपकी कोई ना कोई वीकनेसेस होगी दूसरे सब्जेक्ट्स में, मे बी मैथ में होगी, मोस्ट ऑफ द लोगों की मैथ में होती है। ठीक है, मेरी भी है, तो मैथ्स में होगी आपकी वीकनेस, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में आपकी बहुत अच्छी क्लैरिटी होगी, आपको पॉलिटिकल साइंस के सारे कॉन्सेप्ट पता होंगे, सारी चीज़ें पता होंगी, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। लेकिन वहीं आपको कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में दिक्कत आ रही होगी। तो इसी तरीके से ये जो थॉट मैंने आपको एग्जांपल दिया, वही प्लेटो यूज़ करते हैं एक इंडिविजुअल में। जैसे कि हर इंसान है, उसके अंदर किसी किसी इंसान के अंदर रीज़न बहुत ज़्यादा अच्छा है। रीज़न का मतलब होता है तर्क करने की क्षमता अच्छी है, सोचने समझने की क्षमता बहुत ज़्यादा अच्छी है। किसी के अंदर स्पिरिट बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, किसी के अंदर एपेटाइट बहुत ज़्यादा डोमिनेंस में। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सोल को ही डिवाइड कर दिया है कि हर व्यक्ति के अंदर जो अलग अलग सोल है, आत्मा है, वो आत्मा के अंदर कोई एक चीज़, कोई ऐसी खूबी है जो उसको दूसरों से अलग करती है। तो जिनके पास रीज़न होता है वो लोग क्या करते हैं, वो हमेशा सरकार में आते हैं, लोगों के लिए पॉलिसी बनाते हैं और उनके लिए हमेशा काम करते रहते हैं, और उन्हीं में से सबसे योग्य क्या बनता है, एक राजा बनता है। जिन लोगों के अंदर स्पिरिट होती है वो कौन बनते हैं, वो वॉरियर बनते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, करेज होती है एक बहुत ज़्यादा। तो जिनके अंदर स्पिरिट ज़्यादा होती है वो ज़्यादा, वो कौन बनते हैं, वो आर्मी में जाते हैं, वॉरियर्स होते हैं, लड़ाइयाँ लड़ते हैं, लड़ाइयाँ जीतते हैं और अपने लोगों को बचाते हैं। जिनके अंदर एपेटाइट ज़्यादा होती है वो क्या करते हैं, वो मर्चेंट्स बनते हैं, वो ट्रेडर्स बनते हैं। ठीक है, तो इनका मानना है जिस व्यक्ति के अंदर रीज़न ज़्यादा है वो सिर्फ क्या काम करे, वो सरकार में आए, सरकार
के काम करे और लोगों की सुरक्षा करे, लेकिन वो कभी भी ऐसा ना करे कि वो शत्रु बन जाए, वो कभी भी ऐसा ना करे कि वो लड़ाई पे चला जाए, वॉर पे चला जाए। क्यों? क्योंकि उसकी जगह कोई और ऐसा व्यक्ति वॉर पे जा सकता था जिसके अंदर स्पिरिट ज़्यादा है, ठीक है। तो इनका मतलब है कोई किसी का काम नहीं करेगा तो ऐसे ही समाज में क्या होगी, न्याय स्थापित हो पाएगा, ठीक है। इनका ये मानना है। इनके भी बहुत सारे क्रिटिक्स आपको देखने को मिलेंगे, इनके क्रिटिसिज्म भी समझेंगे, वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। और इनका एक कॉन्सेप्ट तो सबसे बेस्ट है, तो वो मैं अभी अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी, ठीक है। देन इन नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे जस्टिस इन द स्टेट हार्मनी ऑफ रूलर्स वॉरियर एंड प्रोड्यूसर। इनका मानना है कि जो न्याय है, न्याय का जो सिद्धांत है वो तब स्थापित होगा जब किसी भी एक राज्य में हार्मनी होगी। किस किस के बीच में? वहाँ के रूलर्स के बीच में, वहाँ के वॉरियर्स के बीच में, वहाँ प्रोड्यूसिंग क्लास के बीच में। अगर हम न्याय यहाँ रह रहे हैं इंडिया में, अगर मान लो हम लोगों के बीच में हार्मनी ना हो, हमें सरकार पसंद ना हो, मतलब सब क्रिटिक तो करते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हमें इतनी भी बुरी सरकार नहीं लगनी चाहिए कि सारे लोग कल को मिल के दिल्ली में पहुँच जाए और सारी जितने भी इंस्टीट्यूशन है, जितने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सबको गिरा दें क्योंकि हमें सरकार पसंद नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट है, किस लिए? हमारी गवर्नमेंट के लिए, हमारे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के लिए बहुत ज़्यादा। तो हम क्या करें, अपने देश का नाम खराब नहीं कर सकते ये सारी हरकतें करके। हमारे बीच में हार्मनी बनी हुई है, रूलर्स के बीच में जो हमारे सरकार बताए जाते हैं, वॉरियर्स के बीच में जो हमारी आर्मी है, और साथ में क्या है, जो हमारी प्रोड्यूसिंग क्लास, मतलब जो कॉमन पीपल हमारे साथ रह रहे हैं। तो सबके बीच में क्या है, एक हार्मनी है, रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप है, जिससे क्या होता है, समाज में न्याय स्थापित होता है। ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये प्लेटो का है, याद रखेंगे। एंड द अपोजिट ऑफ जस्टिस इंटरफेरेंस एंड इम्बैलेंस। अब देखो इनका मानना है कि इनजस्टिस कब आएगी। जस्टिस का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जस्टिस का मानना है कि वंस डूइंग वंस ड्यूटी, ठीक है। जो एक आदमी अपना ही काम कर रहा है, दूसरे काम में टांग नहीं अड़ा रहा है, क्योंकि जब अगर वो दूसरे के काम में आने लगेगा तो इससे जो दूसरा व्यक्ति जो उस काम के लिए बना हुआ है, उसका उसके वेल्थ पे और उसके सर्वाइवल पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, ठीक है। तो इनका मानना है कि जस्टिस का अपोजिट क्या हो सकता है। तो उन्होंने बोला है कि जब लोग आपस में एक दूसरे के प्रोफेशन में इंटरफेरेंस करने लगते हैं तो वो क्या है, वो इनजस्टिस क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इससे क्या आती है, समाज में इनस्टेबिलिटी आती है, इम्बैलेंस आता है, ठीक है। तो ये इनका मानना है, ये इन्होंने जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया है। नेक्स्ट इनका ट्रिपेटाइट सोल का और स्टेट का कॉन्सेप्ट देखें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप अच्छे से समझ लेंगे। तो इनका मानना है जो इंडिविजुअल सोल होती है, जो हर इंसान की आत्मा होती है उसके अंदर, तो उसमें डोमिनेंट कुछ चीज़ें होती हैं। मतलब कि मैंने अभी बहुत प्यारा एग्जांपल दिया है, तो आपको अच्छे समझ में आना चाहिए कि आपका मैथ कमज़ोर है लेकिन आपका पॉलिटिकल साइंस बहुत 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 अच्छा है, ठीक है। हमारे अंदर किसी चीज़ की कमियाँ होंगी लेकिन कोई चीज़ हम बहुत अच्छे से कर पाते होंगे। मे बी हम पढ़ाई बहुत अच्छे से कर लेते हो लेकिन हम घर का काम अच्छे से नहीं कर पाते हो। और किसी किसी में ये होता होगा कि आप लोग कोई कोई ऐसा होता होगा जो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाता होगा लेकिन वो स्पोर्ट्स बहुत अच्छे से खेल रहा है। तो कोई हम काम ऐसा है जो हम कम कर पाते लेकिन किसी काम में हम बहुत ज़्यादा मास्टर्स हैं। दैट्स वाई वी हैव डन मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो देखो जिस व्यक्ति के अंदर रीज़न बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तर्क वर्क करने की, स्कॉलर टाइप के जो लोग होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सोच समझ होती है, वो क्या होते हैं, उनके अंदर होता है विजडम, ठीक है। जिन लोगों के अंदर स्पिरिट होती है, ठीक है, जिनकी आत्मा स्पिरिट से भरी पड़ी है, उनके अंदर होता है करेज। करेज समझ में आ गया ना, वो किसी से नहीं डरते हैं, शेर आया उसको भी फाड़ फूड़ देंगे। जिनके अंदर एपेटाइट होती है, एपेटाइट का मतलब होता है एक तरीके से भूख से हम रिलेटेड करते हैं, उनके अंदर डिजायर्स बहुत होती हैं। जिसके अंदर पेट में भूख है, जिसके मन में भूख है, जिसके मन में लालच है, उसकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। और ऐसा किसके अंदर होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा इनमें इन्वॉल्व होते हैं, पैसे में इन्वॉल्व होते हैं, मल्टीरियलिस्टिक वर्ल्ड में इन्वॉल्व होते हैं, जो सर्विस का मतलब नहीं समझते, जिन्हें कोई पब्लिक सर्विस नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, इन्हें क्या करना है, बस अपना प्रॉफिट कमाना है। और इनके अंदर क्या होती है, डिज़ायर्स बहुत होती हैं, इच्छाएं बहुत होती हैं। तो यही उन्होंने बताया है प्लेटो ने कि जो हमारी सोल होती है, जो व्यक्तियों की सोल होती है, जो भी उनकी आत्मा है, उनके अंदर कोई भी चीज़ ऐसी डोमिनेंट फॉर्म में होती है जो इन्हें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से अलग करती है, ठीक है। तो फिर ठीक है, चलो ये तो हमने इंडिविजुअल सोल का मतलब समझ लिया कि चलो एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे इसी बात को ये स्टेट के ऊपर लागू करते हैं, मतलब राज्य के ऊपर चले आते हैं। देखो इनकी ये हिम्मत, ये राज्य के ऊपर चले जा रहे हैं। तो इनका मानना है जो रूलर्स होते हैं, जो राजा होते हैं, जिनको ये फिलोसफर मानते हैं, ठीक है, उनके अंदर होता है विजडम। यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। जो राजा होते हैं, जिनको ये फिलोसफर कहते हैं, उनके अंदर होता है विजडम। जो ऑक्सिलरीज होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं वॉरियर क्लास, जिनके अंदर होता है करेज, ठीक है। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो प्रोड्यूसिंग क्लास करते हैं, जो कॉमन पीपल होते हैं, वो फार्मर्स होते हैं, वो ट्रेडर्स होते हैं। और इनके अंदर क्या होता है, मॉडरेशन होता है। मतलब मॉडरेशन का मतलब इनके अंदर विजडम भी होगा, करेज भी होगा, थोड़ा थोड़ा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। और ये ब्लेंड ऑफ बोथ होंगे, इस तरीके की बातें करते हैं। तो देखो अगर आप इंडिविजुअल की बात करो तो ठीक है, किसी में रीज़न ज़्यादा है, स्पिरिट ज़्यादा है, एपेटाइट ज़्यादा है। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को आप स्टेट लेवल पे जब देखोगे, लोगों को उनके काम बताओगे, उनसे बोलोगे तुम ये काम करोगे, तुम ये काम नहीं करोगे, तुम इसलिए बने हो, तब कैसे बताओगे कि हाँ ये
बात भी सही है। तो उन्होंने बताया तो हम इसके लिए ना एग्ज़ाम्स लिया करेंगे। कैसे एग्ज़ाम? तो उन्होंने बहुत बहुत बड़ा एक वेल स्ट्रक्चर एजुकेशन सिस्टम बताया है, जिसमें इन्होंने कई तरीके के किसी पीरियडिक टेबल वगैरह भी डाले हुए हैं, एनुअल एग्जाम्स भी डाले हुए हैं। जो लोग एनुअल एग्जाम्स में फेल होते जा रहे हैं उनकी क्लास डिसाइड होती जा रही है, और जो सबसे आगे टॉप में पास करेगा, जो एकदम टॉप मोस्ट बन जाएगा, फर्स्ट आएगा 50 साल की उम्र पे, वही जाके अंत में क्या बनता है? राजा बनता है। ये इनका कॉन्सेप्ट है एजुकेशन का, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इनका मानना है कि जो जस्टिस है, जो न्याय है, उसका मतलब सिंपल सा ये है, ईच पार्ट वर्किंग विदाउट इंटरफेयरिंग विद अदर्स। जो ईच पार्ट है, जो सारे पार्ट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी ना कर रहे हैं, और सारे का सारा अपना ही काम कर रहे हैं। सब अपना देख रहे हैं और दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं। अगर एक घर है, उस घर में मतलब एक कपड़े का बिजनेस है, तो ये होना चाहिए कि सारे जो बेटे हैं, जो चाचा ताऊ हैं, वो सारे लोग उस कपड़े के बिजनेस में ही इन्वॉल्व होने चाहिए। उन्हें कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हमें कपड़े के बिजनेस छोड़ के हमें मान लो लोहे का बिजनेस डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पहले से ही लोहे का बिजनेस डाल रहा है उसके लिए एक कंपटीशन क्रिएट हो जाएगी। एक एक तरीके से आप उसके जो वैक्यूम जो उसने खाली कर रखा है, मे बी अपने परिवार वालों के लिए, अपने बेटों के लिए, आप उसको फिल कर दोगे। आप मार्केट की डिमांड को आप फुलफिल करने करोगे, लेकिन ये हक किसका है? उसका जिसने ये पहले सोच रखा है, या फिर जिसका ये पहले से ही खानदानी बिजनेस है। तो उनका मानना है जब आप किसी और के बिजनेस में या फिर किसी और के काम में इंटरफेरेंस नहीं करते हो, तभी हम समाज में क्या करते हैं? न्याय को स्थापित कर पाते हैं। ठीक है। यहाँ तक भी आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको कोई भी चीज़ ऐसी बोरिंग नहीं लगेगी, बढ़िया तरीके से समझ लोगे। हाँ, तो यहाँ पे आ जाता है इनका फेवरेट पार्ट, वो हम जो समझेंगे वो है थ्योरी ऑफ एजुकेशन। इनकी थ्योरी ऑफ एजुकेशन को समझेंगे, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो उसमें इनका मानना है प्रोड्यूस हार्मोनियस इंडिविजुअल्स एंड जस्ट रूलर्स। तो इनका मानना है कि जितने भी समाज, तो इसमें समझेंगे कि जो प्लेटो थे हमारे, ठीक है, हमारे नहीं मतलब सबके, उन्होंने एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर दिया था पढ़ाई लिखाई का। मतलब कि ज़िंदगी में आप आए हो तो भाई पढ़ाई लिखाई करो ढंग से, तो उसका उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर दिया था। इनका एम क्या था उस स्ट्रक्चर को देने का? टू प्रोड्यूस हार्मोनियस इंडिविजुअल्स एंड जस्ट रूलर्स। देखो, इंसान होता है, ठीक है, सारे इंसान कैसे हैं? बहुत सारा बेकार है, मतलब कि सब सेल्फिश हैं, अपने मोटिव्स को देखते हैं, अपने फ़ायदे को देखते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं समाज में। लेकिन हमें जो स्ट्रक्चर प्लेटो देते हैं उसमें तो हमें अच्छे अच्छे इंसानों की ज़रूरत है सिर्फ। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल बात सही है, क्योंकि आप देखोगे प्रेजेंट डे आप किसी से कह दो कि चलो तुम्हारा कपड़े का बिजनेस है, तुम प्लीज़ लोहे का बिजनेस मत डालना क्योंकि हमारा बेटा डालेगा, तो वो लोग ना अपने डंडा लाठी लेके आ जाएंगे। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी हमें बताने की हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? तो इससे इससे पता लगता है कि सारी ह्यूमन बींग्स म्यूचुअली अंडरस्टैंडेबल नहीं हैं। वो एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट का माहौल या फिर टॉलरेंस की बातें नहीं करना चाहते हैं। वो उनको क्या चाहिए? उनको अपना फ़ायदा चाहिए और अपनी चीज़ों को देखते हैं, मतलब अपना अपना अपना, मैं। उनको अपने इर्द गिर्द सारी चीज़ें घुमानी है और बाकी चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। तो इसी का हम देखते हैं। उनका मानना है कि अगर हमें पूरी तरीके से अच्छा समाज लाना है जिसमें न्याय अगर हमें स्थापित करना है, उसके लिए में अच्छे अच्छे इंसान लगेंगे। अब अच्छे अच्छे इंसान का मतलब ये तो है नहीं कि जितने खराब हैं समाज में सारे को तुम मार दोगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि हम उन्हें अच्छा बनाएंगे। कि कैसे बनाएंगे? उन्होंने कहा हम उनके पैदा होने से लेकर बड़े होने तक, बूढ़े होने तक, मरने होने तक उनकी एजुकेशन करेंगे, ताकि वो बहुत अच्छे बन सकें, ग्रो कर सकें और आगे आके समाज में कुछ बहुत अच्छा सा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें, ठीक है। तो उन्होंने इनका जो एम था, जो एजुकेशन का इतना एलेबोरस इन्होंने सिस्टम दिया था, उनका सिर्फ और सिर्फ इतना एम था कि जितने भी इंडिविजुअल्स हों सोसाइटी में वो हारमोनियस हो, ठीक है, एक दूसरे से कोऑपरेट करते हों, और उनके पास एक जस्ट रूलर हो, ऐसा रूलर्स हो या फिर ग्रुप ऑफ अरिस्टोक्रेट्स हो, वो क्या, वो बहुत अच्छे से समझे लोगों को, वो सही गलत का फैसला कर पाए, जो ये डिफरेंस बता पाए कि किसने क्या बात सही की है, किसने गलत की है। वो राजा होने के नाते डिस्पोटिक ना बन जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो अपने लिए कर रहा है चीज़ें, अपनी फैमिली के लिए कर रहा है और समाज के लिए कोई चीज़ें कर ही नहीं रहा है। तो इस तरीके की बातें करते हैं प्लेटो। तो उन्होंने कहा चलो अच्छी बात है कि चलो आप बताओ कि किस तरीके से हम ऐसे व्यक्ति को बना सकते हो। तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया। तो उन्होंने ये बोला कि जो देखो इनका ना एक कम्युनिज्म ऑफ वाइफ का और कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है, मैं वो थोड़ा सा हल्के में समझा दे रही हूँ, आगे उसको एलैबोरेट में दिया गया है। तो इनका मानना था कि जो समाज में जितने भी औरतें हैं या फिर समाज में जितना भी लो वर्क के पीपल है, मतलब जो प्रोड्यूसिंग क्लास है, वो तो अपने फैमिली में रहेगी। मतलब उनके लिए क्या होना चाहिए? आराम से उनके परिवार होने चाहिए, माँ बाप होने चाहिए। वो दिन में कमाएं खाएं आराम से और रात में अपने परिवार के पास लौट जाएं, सोएं और आराम से, अगले दिन फिर उठ के काम पे निकल जाएं।
लेकिन जो हमारे समाज के जिसमें हम बात कर रहे हैं वो राजा होगा, और जितने भी वॉरियर्स होंगे, जितने भी सोल्जर्स होंगे, उनके पास ना खुद के बच्चे होंगे, उनके पास उनकी खुद की बीवी नहीं होगी, उनके पास उनका खुद का घर नहीं होगा, माँ बाप नहीं होंगे, और उनके पास कोई ड्यूटी नहीं होगी। उनकी ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ इतनी रहेगी, अगर वो सोल्जर्स हैं तो अपने देश को बचाएंगे दूसरे के इन्वेजन से, और अगर वो रूलर्स हैं तो अपने पूरे देश में क्या करेंगे, जस्टिस को स्टैब्लिश करेंगे। कैसे? अच्छा चलो ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि पूरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी एक जनसंख्या है जिसके पास ना पत्नी है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। हम रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हमारी जनसंख्या तो ख़त्म हो जाएगी अगर हमने ऐसा किया तो उन्होंने उनका कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी बीवी नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी पर्सनल बीवी नहीं होगी। क्या? कैसे नहीं होगी? तो उन्होंने बोला कि समाज में जितनी भी औरतें हैं, ठीक है, उनमें से आप किसी के भी साथ सो सकते हो। कौन सो सकता है? जो रूलर्स हैं वो, और जो वॉरियर क्लास हैं वो, मतलब किसी के साथ वो सो सकते हैं, और किसी के साथ भी वो बच्चे पैदा कर सकते हैं, किसी के भी साथ बच्चे पैदा कर सकते हैं। और जैसे ही वो बच्चा जन्म लेगा उसको उसकी माँ से अलग कर दिया जाएगा, ठीक है, उसकी माँ से अलग करके स्टेट को दे दिया जाएगा, मतलब कि सरकार को दे दिया जाएगा, और सरकार ही उसकी पूरी ज़िंदगी का पालन पोषण करेगी, जिससे जो राजा है और जो वॉरियर क्लास है उनको पता ही नहीं लगेगा कि उनका बच्चा कौन सा है, उनकी बीवी कौन सी है। इसी से किसी को कभी पता नहीं लगेगा। और जब तुम्हें पता नहीं लगेगा कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बीवी है, तो आपके अंदर क्या नहीं होगी, आपके अंदर सेल्फिशनेस की जो फीलिंग है वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप देखते हो, समझते हो चीज़ों को। जो इंसान होता है, जो इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा करता है, जो बहुत ज़्यादा धनवान होता है, या फिर जो बहुत ज़्यादा लालची किस्म का होता है, तो वो अपने परिवार के लिए होता है, ठीक है। वो जो करता है ना, अपने परिवार के लिए करता है। चाहे कोई रिश्वत ले रहा हो तो परिवार के लिए ले रहा होता है। सारे गलत काम जितने भी देखते हो उसमें परिवार वालों का पूरा आपका पूरा हाथ होता है, ठीक है। कोई जॉयफुली नहीं कर रहा होता है, लेकिन आपने कभी कभी कंडीशंस को देखते हुए भी ये सारे काम कर रहा होता है। तो उनका मानना है कि अगर जो रूलर्स हैं और जो वॉरियर क्लास है उनका भी परिवार बन जाएगा, उनके बच्चे हो जाएंगे, तो ये चोर बन जाएंगे, ये चोरी करने लगेंगे, ये अपना काम ठीक से नहीं करेंगे, फिर ये लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन अगर हमें इन्हें पता नहीं लगने दें कि इनकी बीवी कौन सी, इनके बच्चे कौन से हैं, तो ये एकदम सेल्फलेस हो जाएंगे। मतलब इनको कोई पता ही नहीं है कि हमारे बच्चे कौन से, बीवी कौन से हैं। तो ये मस्त काम करेंगे अपना, ठीक है, काम को देखेंगे, समझेंगे, और कभी भी इनका ना इमोशनल जो कनेक्शन है, इमोशनल कनेक्शन किसी से नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि पूरी ज़िंदगी भी ढूंढ नहीं पाएंगे कि इनका बच्चा कौन सा और इनकी बीवी कौन सी, उनकी प्रॉपर्टी का है। क्यों? क्योंकि भाई बीवी का एक्सचेंज कर रहे हो, मतलब आज इसके साथ है, कल उसके साथ है, तो मैं एज अ वीमेंस को तो यूज़ कर रहे हो ना इस पूरे प्रोसेस में। तो ये इनका बहुत 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 ज़्यादा एक गलत, इन्होंने जो जस्टिस का और ये कॉन्सेप्ट दिया था, तो इसके लिए इनकी बहुत ज़्यादा आलोचना होती है, ठीक है। वेस्टर्न फिलॉसफी में, इंडियन फिलॉसफी में, दुनिया की सारी फिलॉसफी, मॉडर्न फिलॉसफी में, मैं भी इनकी आलोचना कर रही हूँ इस बात को। भाई विमेंस टॉय थोड़े ना है कि तुमने भाई बस उनको एज अ खिलौना यूज़ कर लिया कि हाँ तुम्हें बच्चे पैदा करने हैं और तुम स्टेट को दे दो, बाकी तुम भाड़ में जाओ, कहीं भी जाओ जाके। जो रिस्पेक्टेबल वुमेन्स हैं उनको तो तुमने चलो प्रोड्यूसिंग क्लास में डाल के बोल दिया कि आप फैमिली बना सकते हो, पति के साथ रह सकते हो, सबके साथ रह सकते हो। लेकिन ऐसी बहुत सारी औरतों का क्या, जो इस तरीके से रह रही हैं, जो स्टेट के पास रह रही हैं। तो इस तरीके की बात कौन कहता है? प्लेटो कहते हैं, इन सारी महिलाओं को लेकर और इन सारे जो बच्चे हैं और सोल्जर और रूलर क्लास को लेकर, ठीक है। आगे चल के इनके इसी कॉन्सेप्ट पे इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। प्रेजेंट डे कोई भी स्टूडेंट मानने को तैयार नहीं है, आप खुद मानने को तैयार नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? एज ए ह्यूमन बींग हम सबको नेचर ने बनाया, हम सब इक्वल हैं, लेकिन आप किसी एक वर्ग को कह रहे हो कि तुम्हें ऐसे हम रखेंगे, बाकी इसलिए क्योंकि तुम प्रोड्यूस करो बच्चे, और राजा को पकड़ा दो या फिर स्टेट को पकड़ा दो, वो उसको नर्चर करेंगे पूरी ज़िंदगी भर, उसको पालेंगे पोसेंगे, चलो ठीक है। फिर इसके बाद देखो वो राजा उन बच्चों का क्या करेगा, जो स्टेट को हमने बच्चे दिए हैं वो स्टेट क्या करेंगे? तो इनका मानना है कि जो 0 से 20 ईयर्स के जो बच्चे हो जाएंगे, जो उनको हम क्या करेंगे, एजुकेशन देंगे। कि ठीक है, किस में एजुकेशन देंगे? उन्होंने बोला हम उन्हें म्यूज़िक पढ़ाएंगे, जिम्नास्टिक पढ़ाएंगे, ठीक है, जिसको हम बॉडीली एक्सरसाइजेस कहते हैं, जिससे क्या होगा, उनकी फिजिकल और मोरल ट्रेनिंग हो जाएगी, ठीक है। म्यूज़िक वगैरह होगा जिसमें सॉफ्टनेस ऑफ साउंड होगी, इन सारी चीज़ों से उन लोगों के अंदर मोरालिटी डेवलप होगी, ठीक है। और साथ में जो जिम्नास्टिक चीज़ें हैं, जिम्नास्टिक्स तो आपने देखे होंगे, जो करतब वगैरह करते रहते हैं, ठीक है, एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं, तो ये बॉडीली बहुत ज़्यादा फिट होंगे, ठीक है। और ये फिटनेस के बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही वो 20 से 30 की उम्र में होंगे, तब इनका क्या होगा, इनकी मिलिट्री ट्रेनिंग होगी और मैथमेटिक्स इनको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मिलिट्री ट्रेनिंग का मतलब इन्हें गन वन चलाना सिखाया जाएगा, डिफेंस सिखाया जाएगा, ठीक है, कराटे वराटे जो भी ये लोग सीखते होंगे वो सारी चीज़ें इन्हें सिखाई जाएंगी, जिससे क्या होगा, इनके अंदर डिसिप्लिन आएगा, इन लोगों के अंदर। 30 साल के लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है। और जो 30 से 35 साल के लोग होंगे उनको हम डायलेक्टिक्स सिखाएंगे। डायलेक्टिक्स का मतलब है पढ़ाई लिखाई सिखाएंगे, जिसमें हाईएस्ट रीजनिंग के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है, जिसमें आप तर्क करोगे, जिसमें आप विचार करोगे, जिसमें आप ये सोचोगे कि हम जनता के लिए भलाई कैसे कर सकते हैं, उनके लिए और
अच्छा से अच्छा चीज़ें हम कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आप ये सारी चीज़ें किसके बारे में सोचोगे, जनता के बारे में सोचोगे। ठीक है, चलो अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा कि 35 से 50 साल के बीच में हम आगे पढ़ाई कराएंगे उनकी, और जिसमें क्या होगा, जिसमें लास्ट में चल के जो बहुत ज़्यादा ही पढ़ लिख जाएगा, जो बहुत 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 ज़्यादा पढ़ लिख जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, वो फिलोसफर बन जाएगा एक तरीके से। मतलब ये दार्शनिक बता रहे हैं उसको। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट। जो 0 से लेके 20 साल की उम्र तक हमने जो पढ़ाई की है, उसके बाद एक एग्ज़ाम होता था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये सारे लोग एक एंट्रेंस एग्जाम में बैठते थे। जो बच्चे इसमें फेल हो जाते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, वो मर्चेंट्स और प्रोड्यूसिंग क्लास कहलाते थे, और वो वही करते थे। जो बच्चे आगे पढ़ते थे, ठीक है, आगे बढ़ते थे, जो 20 से 30 साल के हो जाते थे, वो आगे पढ़ाई करते थे 10 साल और। फिर 10 साल के बाद इनका फिर से क्या होता था, एग्ज़ाम होता था। ठीक है, इनका फिर से एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था। जो फेल हो जाते थे उनको क्या बनना पड़ता था, जो पास हो जाया करते थे वो जाके क्या बनते थे, वो सोल्जर बना करते थे। ठीक है, वो मतलब सोल्जर बना करते थे। और जो फेल हो जाते थे वो फिर से क्या बन गए हैं, आगे चल के यहाँ पे हमें देखने को मिलता है प्रोड्यूसिंग क्लास में बन गए हैं। फिर आगे जो बच्चे पास हो गए हैं, वो 30 साल पे जो बच्चे पास हो गए हैं, वो 30 से 35 साल तक फिर पढ़ते हैं। और उसके बाद इन्हें क्या पढ़ाया जाता है, इन्हें रीजनिंग पढ़ाई जाती है, हायर फिलॉसफी वगैरह पढ़ाई जाती है, डायलेक्टिक्स के बारे में समझाया जाता है, और एस्ट्रोनॉमी हो गई, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इन सब के बारे में समझाया जाता है। फिर जब वो 35 साल के हो जाते हैं तब उनका फिर से एक एग्ज़ाम होता है। फिर से एग्ज़ाम होता है कि अच्छा हाँ, जब उनका एग्ज़ाम होता है और जो उनमें पास हो जाता है वो जाके क्या बनता है, वो फिलोसफर किंग बन जाता है। और जो उसमें से हार जाते हैं, जो रह जाते हैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में, वो बनते हैं जाकर उसके मिनिस्टर्स। ठीक है, अरिस्टोक्रेसी एक तरीके से बात करते हैं। तो ये था इनका प्रॉपर एजुकेशन का सिस्टम। देखो कितना रिजिड सिस्टम दिया इन्होंने। मतलब 1 साल का बच्चा, तुम मतलब नवजात शिशु उठा लो, उसको स्टेट को सौंप दो, उसको पकड़ा दो और उससे बोलो कि तुम्हें इसको तैयार करना है जब तक ये 50 साल का नहीं हो जाता है। तुम 50 साल तक एक ऐसे रिजिड सिस्टम में रहते हो जहाँ पे तुम अपने प्रोफेशन को चेंज नहीं कर सकते, तुम अपनी मन की चीज़ नहीं कर सकते, और तुम 50 साल के बाद जाके रूलर बनोगे। ठीक है, तो वो पहले की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 100 साल थी, 100 से ऊपर थी। तो मतलब उनका मानना है तुम आधी ज़िंदगी इतनी पढ़ाई करोगे, इतना कुछ सीखोगे समाज में, समाज के प्रति तुम्हारी इतनी अच्छी भावनाएं डेवलप हो जाएंगी कि तुम फिर सब कुछ उन्हीं के बारे में सोचोगे। ठीक है, और ये राजा कौन है, कहाँ का है, इसका बैकग्राउंड क्या है, किसी को नहीं पता होगा। इसके मम्मी पापा कौन है, नहीं पता होगा। इसकी बीवी रखने का इसको हक नहीं होगा, इसको खुद के बच्चे रखने का हक नहीं होगा। लेकिन ये प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन इसकी पर्सनल फैमिली नहीं होगी, इसके पास इसकी पर्सनल घर नहीं होगा। ये अपनी आगे की पूरी ज़िंदगी क्या कर देगा, इन्हीं सारी चीज़ों में बिता देगा। ठीक है, तो ये बात कौन कहता है, ये प्लेटो कह रहे हैं इन सब से। तो इसी के थ्रू ये कहना चाह रहे हैं, जो एजुकेशन है, जो पढ़ाई लिखाई है, वो एक प्रकार की फिल्टरेशन प्रोसेस है, जिससे क्या होगा, हमें रूलर्स मिल जाएंगे। ठीक है, हमें जो सिलेक्टेड रूलर्स हैं या फिर हमारा जो फिलोसफर किंग है, हमें वो मिल जाएगा। सही बात है। आपने सारे बच्चों के एग्ज़ाम दिया, जो फेल होते गए उनको बताते गए तुम्हें ये काम करना है, फिर जो पास हो गए उनको आगे पढ़ाया। ठीक है, फिर उनमें से फेल हो गए तब उन्हें बता दिया तुम्हें ये काम करना है, जो पास हुए उनको और पढ़ाया। फिर उनमें से एक राजा निकल कर आया जिसको उन्होंने फिलोसफर किंग का दर्जा दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको समझ में आ गया एजुकेशन सिस्टम ऑफ प्लेटो। यहाँ पे ये फिलोसफर जो किंग की बात करते हैं, तो उनका मानना है जो फिलोसफर बनेगा वो सब कुछ जानता होगा, उसको इटर्नल ट्रुथ के बारे में पता होगा, उसको न्याय की परिभाषा पता होगी, और जो जो सर्वज्ञानी होगा, जिसको सिर्फ अच्छा 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 पता होगा। ठीक है, उसको कुछ भी बुराई नहीं होगी उसके अंदर। क्यों? क्योंकि तुम अगर किसी व्यक्ति को 50 साल तक पढ़ाओगे और 50 साल तक वो किसी भी एग्जाम में फेल नहीं हो रहा है, तो तुम उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे? भाई अच्छा ही एक्सपेक्ट करोगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, एंड ही स्टेट्स दैट ओनली द फिलोसफर किंग कैन रूल। तो मतलब इनका मानना है जो फिलोसफर बनेगा सिर्फ वही रूल करेगा। क्यों? क्योंकि वह जस्टली रूल करेगा, मतलब वो सही न्याय करेगा। जब आप पढ़ लिख जाते हो तो सारे लोग आपके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। उनका मानना है कि आपने जो बात कही है वो आपकी बात सर्वोपरि है, सही बात करो। क्यों? क्योंकि आप घर में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो। पढ़े लिखे होने का अपना ही मजा है, सब आपकी राय लेते हैं और सुनते भी हैं। एंड शुड नॉट परस्यू वेल्थ पावर बट सर्विस टू सोसाइटी। तो जो राजा बनेगा उसको ना वेल्थ रखनी है अपने पास, ना पावर रखनी है, अपने पावर का एक्सरसाइज करना है लेकिन सिर्फ किस लिए, ताकि वो वेलफेयर कर सके, किसका, सामाजिक लोगों का, समाज में रहने वाले लोगों का। कोटेशन देखेंगे हम इनका, अंटिल फिलोसफर बिकेम किंग और किंग बिकेम फिलोसफर देयर विल बी नो जस्टिस इन द वर्ल्ड। इनका मानना है जब तक के जो फिलोसफर्स हैं वो राजा नहीं बनेंगे, या जो राजा है वो फिलोसफर नहीं बनेगा, तब तक इस दुनिया में, इस पूरे संसार में हम कभी भी जस्टिस को स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। इनने ये बोला है। ठीक है, तो इनकी नज़रों में सबसे ज़्यादा बड़ा जो इंसान है वो कौन है?
फिलोसफर किंग है, उसके आगे कोई नहीं है। क्योंकि एक ऐसा राजा जिसको सब कुछ पता है, सत्य पता है, सही गलत पता है, अच्छा बुरा पता है, कौन सही है, वो किस तरीके से न्याय कर सकता है, ये जब सारी चीज़ों का उसको ज्ञान है तो सिर्फ वही है जो इस चीज़ के काबिल है, इस पोस्ट के काबिल है। तो उन्होंने बस बता दिया कि इस तरीके का राजा हमें समाज में चाहिए, इस तरीके का जो राज, और इसी तरीके से हमें वॉरियर चाहिए। लेकिन उन्होंने आगे चल के जो एक थ्योरी दी है और भी ज़्यादा चीज़ों को समझाया है, वो थोड़ा सा इनका गलत आ जाता है, जो एक गलत इम्पैक्ट समाज में क्रिएट करता है कि नहीं ऐसा तो एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, जिसमें हम कम्युनिज्म के कॉन्सेप्ट को देखा था, ये कैसे भी पॉसिबल नहीं है, हम चाहकर भी इसको क्या नहीं कर सकते, इसको लागू नहीं कर सकते। कैसे करोगे भाई, मतलब समाज के एक वर्ग को तुमने इतना दबाया है। साथ में अगर हम बात करें इसमें जो एजुकेशन सिस्टम दिया इन्होंने, या फिलोसफर किंग की बात की, तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, अच्छा तो ये बताओ जो इनमें से जो स्टेट था वो क्या लड़कियों को भी ये मतलब प्रॉपर देता था? हाँ, इनको फर्स्ट फेमिनिस्ट थिंकर भी कहा जाता है प्लेटो को। क्यों? क्योंकि उन्होंने लड़कियों को इक्वल राइट्स दिए हैं, वो भी फिलोसफर किंग बन सकती है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है फिलोसफर प्रिंसेस बनेंगी आगे चल के। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। लेकिन इनकी जो फिलॉसफी थी वो कभी प्रैक्टिस में तो आ नहीं पाई, बस इनकी एक सोच थी, जो विचारधारा थी, हम वो पढ़ रहे हैं। क्योंकि हम फिलॉसफर में क्या पढ़ते हैं, लोगों के विचार पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि क्लास थोड़ी सी बड़ी है, 1 घंटा ऑलमोस्ट हो गया है। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट में मैं आपको आगे ये चीज़ें कवर कराऊंगी। वीडियो लंबी है, बड़ी है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में कवर किया है। तो यहाँ तक आप समझ लेना, आराम से चीज़ों को बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, इसके प्रॉपर नोट्स बना लेना। वीडियो समझ में ना आई हो तो दोबारा देख लेना, लेकिन प्लीज़ इसमें से एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने अननेसेसरी डाली हुई है। सारी इंपॉर्टेंट है, सारी एग्जाम में पूछे जाएंगे और क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ठीक है, ये चीज़ें आप मेंशन कर लेना, मेरी लिख के लेना, क्योंकि इसके बाहर है ही नहीं आपकी कोई भी सिलेबस में। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, मैं आपको पर्सनली उसका आंसर करूँगी। और तब तक अपना ख्याल रखना, पढ़ते रहना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, ओके बाय।